आई थिंक जयपुर का इकोसिस्टम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, जो जयपुर और बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर में फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई कारण हैं उसके। अभी आपके हिसाब से व्हाट इज़ हॉट इन अ सेंस कि व्हाट इज़ यू थिंक की इज़ इंटरेस्टिंग, और एक जो ब्रॉडर जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनके हिसाब से विच सेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग. देयर आर एक्चुअली फ्रेंड्स ऑफ माइन इन आईटी एंड ऑल थिंकिंग ऑफ लुकिंग एट एंजल इन्वेस्टिंग एज एन एसेट क्लास कि थोड़ा बहुत करके देखते हैं. तो व्हाट आर योर सजेशंस, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो कैसे करें? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. जितना बनने में समय लगता है उसको टूटने में उतना ही कम समय लगता है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर को मत पिवट करिए. Also, sir, you were there on Horses Table. It is essentially a cousin of Shark Tank. So, how was the experience like, and how real are these reality shows? ऐसे समय में एक सारथी, एक मेंटर, अच्छे मेंटर की ज़रूरत पड़ती है. आज चाहे युद्ध के मैदान में अर्जुन के पास भगवान कृष्ण ने उनको मेंटरिंग की और ज्ञान दिया, और जो भी है आज हम उसको डिबेट करें, सही माने गलत माने, लेकिन उस समय के लिए वो एकदम सही जवाब था. नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट महावीर प्रताप शर्मा काफ़ी स्पेशल हैं. ही इज़ अ वेरी एक्टिव एंजल इन्वेस्टर. राजस्थान एंजल इनोवेटर्स नेटवर्क, बेटर नोन एज रेन, के वो फाउंडिंग मेंबर है. इसके अलावा वो टाई के ग्लोबल चेयरमैन रह चुके हैं. ही इज़ ऑल्सो अ जज ऑन द पॉपुलर स्टार्टअप रियलिटी शो हॉर्सेस टेबल. हंड्रेड्स ऑफ फाउंडर्स को उन्होंने मेंटर और कोच किया है. ऑल इन ऑल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is that he is one of the most respected figures when it comes to startups and angel investing. आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बहुत सी बातें की. We discussed startups, the startup ecosystem. We discussed startup founders. क्या वो skills और वो capabilities हैं which make a startup or a startup founder successful. So if you are interested in startups, if you are a startup enthusiast, अगर आपका इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स में या अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, then I strongly recommend that you watch this episode in full. And I'm sure it will be a very good value add to your knowledge. So welcome to the podcast. Thank you very much. आपने time दिया and you came all the way to our studio and I'm looking forward to a very interesting conversation. आप बहुत एक्टिव हैं in the startup ecosystem and especially राजस्थान का startup ecosystem. आप in fact रेन के founding member हैं, if I know it right, and रेन is Rajasthan Angel Innovators Network. So since both of are from Jaipur, अभी currently sitting in Jaipur, तो वहीं से शुरुआत करते हैं. हाउ डू यू लुक एट दी राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम? मतलब मुझे पर्सनली एज अ राजस्थानी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है. मतलब इट इज़ ग्रोइंग विदाउट अ डाउट, बट जिस स्केल पे आइडियली आई वुड हैव लाइक टू सी इट ग्रो, वो नहीं हो रहा. सो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बोथ, योर टेक. सी, राजस्थान का इकोसिस्टम जो आज से 15-20 साल पहले था और जो आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जब आप राजस्थान कहते हो तो जयपुर को एक तरफ कर दो और बाकी राजस्थान को एक तरफ कर दो. जयपुर बाकी सारे राजस्थान का भी 80-90% स्टार्टअप इकोसिस्टम यहीं पे ही है. तो अगर हम जयपुर की बात करें और ग्रोथ की बात करें, और जब मैं पूरे देश की सिटीज़ को देखता हूँ नंबर 1 नंबर 2 इकोसिस्टम में, तो जयपुर का नंबर को 6 या 7वें नंबर पे आता है. आप बड़ी बड़ी 3-4 दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद को निकाल दें, बस चेन्नई, पुणे और जयपुर का नंबर आता है. जयपुर कई शहरों से, चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर, इंदौर से कहीं बेहतर है. अहमदाबाद इज़ इक्वली जयपुर जैसा है. तो आई थिंक जयपुर का इकोसिस्टम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, जो जयपुर और बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर में फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कई कारण हैं उसके. कुछ तो इकोसिस्टम है जो डेवलप हुआ है कई सालों से वहाँ पे. कुछ वहाँ पे टेक्नोलॉजी की पहले से कंपनीज थी, सो एचआर का कभी तकलीफ़ नहीं आया. टैलेंट भी था और एक तरह से पूल भी वहीं माइग्रेट करा था, जो अच्छा टेक्निकली क्वालिफाइड जो पूल है. तो आई थिंक उन कारणों से उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया. लेकिन मेरा ये मानना है कि वो अब सिटीज़ सैचुरेट हो रही हैं. सैचुरेट कैसे हो रही हैं? केवल ट्रैफिक और कम्यूट के मामले में और लिविंग स्टैंडर्ड्स के मामले में या क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में ही नहीं, कॉस्टली हो रही हैं. रेंटल कॉस्टली है, सैलरीज, तो रेंटल अगर कॉस्ट हो तो आपकी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट ज़्यादा है तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेंगी. और अल्टीमेटली कोविड ने हमको ये सिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी कैन बी सिटिंग इन एनी कंट्री,
और आप कहीं पे भी बैठ के उसकी मार्केटिंग और हेडक्वार्टर्स कर सकते हैं। तो वो चीज़ का लोगों को एहसास हो गया है कि अगर मुझे टेक टीम या AI ML या ब्लॉकचेन टीम है तो वो मैं कहीं पे भी बिठा सकता हूँ, बैंगलोर ही क्यों, मैं किसी भी दुनिया में किसी शहर में। तो वो कारण से अब लोगों को ये एहसास होने लग गया है कि मैं 20 से 25% बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप को, अपनी एम्प्लॉयज़ को दे के उतनी ही सेविंग्स भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक जयपुर जैसे शहरों का जो भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रोथ है और वो आपने पिछले 1 साल में देखा भी होगा। चाहे राजस्थान एंजल्स है, चाहे टाई है, चाहे इतने इंक्यूबेटर एक्सीलेटर सेंटर्स हैं जो यहाँ खुले हुए हैं और 10-12 साल से 2010-11 से मेरे ख्याल से खुले हुए हैं। गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप पॉलिसीज़ और अपडेटेड पॉलिसीज़ आए जा रही हैं, इकोसिस्टम है, भामाशाह हब है। आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न कि जयपुर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी मल्टीप्लायर होगा। मैं खुद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसीलिए मेरे को कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं जयपुर छोड़ के कहीं और जाऊँ, क्योंकि अगर एंजल इन्वेस्टमेंट फुल टाइम करना है तो आपको बीच मज़दार में रहना। लेकिन मैं यहाँ बैठ के भी, हम ऑनलाइन VC के थ्रू, मेरे पास दुनिया भर की पिचेस आती हैं, हिंदुस्तान भर की पिचेस। तो आई थिंक जयपुर, येस वी आर नॉट देयर, वी आर मे बी 6th-7th इन इंडिया, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आई थिंक यू विल सी कि थोड़ा समय, आने वाले समय में जयपुर विल ग्रो। ऑलराइट। ऑल्सो सर, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टिंग काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है आपका। सो सम बेसिक्स, मतलब व्हाट मेक सम पिचेस क्लिक एंड अदर्स डोंट। सो ऑफ कोर्स बहुत ही डिटेल्ड है वो, मतलब एक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है उसमें, बट कुछ होता है ना कि यार एटलीस्ट मे बी कुछ क्लियर कट जो नोज हैं और रेड फ्लैग्स हैं कि आपको दिखे बोले यार नहीं इसको तो मतलब वी कैन टच, और मे बी कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो दिखे कि यार इस पे बेट ली जा सकती है। सी क्या होता है कि जिस स्टेज पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि आइडिया प्री सीड अर्ली स्टेज है, उसमें काफ़ी कुछ दारोमदार टीम के ऊपर होता है। तो जब तक वो टीम को फ्रॉम पिच को कम्युनिकेट करना, पहले 2-3 मिनट में ये बता पाना कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे अलग है बाकी सबसे, वो नहीं आता है तो आगे जाने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज या डोमेन बहुत अच्छी होती है, तो वो शायद 4-5वें मिनट में या 10वें मिनट में मालूम पड़ता है। तो वो भी बुराई नहीं है, लेकिन उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं। बट मेन चीज़ जो है, चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितना अच्छा ही प्रोडक्ट हो, चाहे कितना ही अच्छा डोमेन या सेक्टर या स्टेज हो, जब तक टीम में काबिलियत और मंशा, इरादा नहीं है, तब तक वो किसी काम की नहीं रहती। और मैंने कई अच्छी आइडियाज़, अच्छी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, लेकिन टीम कमज़ोर होने के कारण वो रह गई। और कई मीडियम आइडियाज़ में और टेक्नोलॉजी में लगाया, लेकिन टीम अच्छी होने के कारण उन्होंने मुझको अच्छा एग्जिट दिया या अच्छा फ़ायदा दिया। तो आई थिंक निर्भर मुख्यतः टीम पे करता है इस स्टेज के ऊपर। एंड मेरे लिए अगर टीम में काबिलियत नहीं है, और टीम का मतलब खाली को-फाउंडर नहीं है, जो लीडरशिप टीम है, CTO है, CMO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन सबको एक साथ देखा जाता है। और फिर उसके अलावा तो जैसा कि आपने ठीक कहा, बहुत सारे मापदंड हैं, और कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव होती है या रेड फ्लैग होती है तो वो इन्वेस्ट नहीं होता है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी कहीं पे भी हमको कंप्लायंस में दिक्कत आएगी, या हमको लगेगा कि इस आदमी इस व्यापार में नंबर्स में से खिलवाड़ हो सकता है, या कॉन्फ्लिक्ट है, या डोमेन ऐसा है जिसमें कि बड़े बड़े प्लेयर्स आ सकते हैं, या सरकारी तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो एक भी रेड फ्लैग आ जाए, सब चीज़ होने के बावजूद भी तो हम उसमें बैकआउट करते हैं। लेकिन मुख्यतः टीम और कोर प्रॉब्लम और उनका कम्युनिकेशन, बेच कैसे सकते हैं अपने आइडिया को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन एबिलिटी, मतलब एग्जीक्यूशन मैंने कई बार कहा है, और एग्जीक्यूशन के बिना कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, कितना बढ़िया आइडिया हो, वो नहीं चलेगा। एंड मैं उसके कई विश्व भर के अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में भी होंगे। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। नहीं, आप देख लीजिए, एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स। अब आप देख लीजिए कि हाउ इंस्टाग्राम वाज लॉन्च्ड, इट वाज नॉट लॉन्च विद इतनी हाई प्रोफाइल, और थ्रेड्स का रेवेन्यू, थ्रेड्स का ट्रैक्शन, थ्रेड्स का होल्ड टाइम बहुत कम है, एंड कंपनी सेम है, सोच सेम है, प्रोडक्ट को अलग अलग। थ्रेड्स हैड एन एडवांटेज बिकॉज इंस्टाग्राम का जो एग्जिस्टिंग यूजर बेस था उनको उन्होंने माइग्रेट किया उस पर। एग्जैक्टली। और तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन में उनकी स्ट्रेटेजी गलत थी मेरे हिसाब से। इन रेट्रोस्पेक्ट, अगर आप फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम लॉन्च करते हो, शायद इंस्टाग्राम यहाँ नहीं होता। तो इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक एक बार अर्ली ट्रैक्शन के लिए ठीक है, but they should have separated the two, and it would have become a different IP, and probably competed with Twitter, which was their intention. Okay. Now that you are talking about sectors and industries, अभी आपके हिसाब से what is hot in a sense कि what is you think is interesting
और एक जो ब्रॉडर जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनके हिसाब से भी सेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग? सी आई टेल यू, अगर सेक्टर्स को देखा जाए तो काफ़ी सेक्टर हैं जो मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत संभावना रखते हैं. फिनटेक है, इंडिया का फिनटेक स्टैक अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए. इंडिया को अभी तक एप्लीकेशन नहीं हुआ है. इंडिया का एग्रीटेक जो है, आई थिंक एग्रीकल्चर एंड पीपल एसोसिएट विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और यूसेज और प्रिडिक्शन एंड क्रॉप्स एंड ई कॉमर्स एवरीथिंग, वो है एक. स्पेस आई थिंक एंड डिफेंस आर टू एरियाज जहाँ जो अभी प्राइवेटाइजेशन को में ओपन हो रहे हैं. एंड आई थिंक सिंपल टूल्स एंड सिंपल टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, चाहे वो लैंड एंड एयर सिक्योरिटी में हो, anything that is to do with the safety of a country, I think that will be paramount and budgets will be huge. And जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं, ऑब्वियसली दैट विल फोकस फॉर, बिकॉज द वॉर्स विल गो फ्रॉम, ऑलरेडी आप देखिएगा कि जो वॉर हैं वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई हैं. एयर power is far more important than any other power, and usually, and then drones, of course, air, I mean drones also. Eventually you will see it will be intellectual and space and cyber. So if I cripple, if everything is, if the healthcare stack, if the every government portal gets hacked, the country will come to a standstill. Banks will come to a standstill. कई बार होता है हम फ़ोन करते हैं, सर कंप्यूटर में सिस्टम अभी डाउन है, मैं आपको कल फ़ोन करता हूँ या करती हूँ. सो ये देखेंगे कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं. बट इमेजिन इफ समवन वर टू, so controlling all of this, controlling all of this, we are digitalizing everything. Passports will be digital. We already, our eyes, face is being scanned at airports. तो ultimately क्या होता है कि जब digital world हो जाएगा और हमारी existence digital पे उतनी ही अहम हो जाएगी, तो I think cyber security and defense will migrate from air to all of that. And so defense from that, shields from that, satellite and transmission will be key, because you'll have to have backup satellites if satellites are tracked in the space, जो आप बात करते हो. I think those sectors are very good. I also feel that the large consumer base, the youth that we have, in things of their interest and their usage, will have a huge impact. So I think those sectors will also grow. Consumer brands in the sense which are solving the right problem that the youngsters, और जो आज हमारी maximum जो 30 और under और 35 और under जो age group है, that is what is very very clear. And of course जो भी मैंने vertical बोला है उसको हमको खाली इंग्लिश या हिंदी में नहीं, बट कि जब तक वो रीजनल लैंग्वेजेस में पेनिट्रेट नहीं होगा, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो एग्रीटेक हो, बिकॉज आज के एक किसान, वेस्ट बंगाल के किसान को बंगाली में ही चाहिए, आसाम में आसाम को ही चाहिए, और कर्नाटका में कन्नड़ में चाहिए. तो माय पॉइंट इज दैट मल्टीफोल्ड ग्रोथ की संभावना है. अभी हम हिंदी या इंग्लिश में ही या येस या नो में घूम रहे हैं, तो आई थिंक बहुत बहुत संभावना है. सर एक क्वेश्चन था, बिकॉज यू योरसेल्फ रन मल्टीपल बिजनेसेस, सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू, एज इन लाइक फाउंडर और इन लाइक CEO, to switch hats and like context switching, because मैंने from what I know आपके business interest भी varied हैं. So मतलब is it like practically possible, और हमें लगता था एलन मस्क ये वही कर सकता है, but you are also doing it, so I thought I'll take your. I don't think it's difficult. I personally जब मैं कारपेट का काम कर रहा हूँ तो मैं टोटल कारपेट के तरीके से सोचता हूँ, उसको एक जेनरिक बिजनेस की तरह से और उस तरह सोचता हूँ. जब मैं ज्वेलरी या मार्केटिंग ब्रांडिंग इवेंट्स का सोचता हूँ तो बिल्कुल मैं वैसा ही बनता हूँ. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे महंगी ज्वेलरी और वो, तो मेरा सेगमेंट जो है बड़ा कोर है. तो मैं अपने बिजनेसेस को भी आई एक्सपेरिमेंट लाइक एन इन्वेस्टर वुड. सो आई सी, अगर मेरा कोर कारपेट्स में ये सेगमेंट है तो मैं उसी में रहूँ. मेरा अगर ज्वेलरी में लो एंड है तो मैं लो एंड पे रहूँ, और मैं इंडिया के मार्केट को टैप करना चाहता हूँ. सो उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है. सो ये सब चीज़ें, मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग मल्टीपल चीज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली मल्टीपल चीज़ कर नहीं रहे. इफ़ यू सी कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कारपेट हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे मार्केटिंग ब्रांडिंग और इवेंट्स हो, the common thread that I carry is leadership, clarity for that product or that domain. The fact that everything, all the verticals need a strong brand, which is quality, and then marketing and sales. So whether it's startups to mentor, or my invested startups to be branded and then marketed for the follow-on round, चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, सो हर चीज़ जो है मेरी, वो ये मेरे कोर
स्ट्रेंथ्स हैं, तो आई यूज ऑल दी स्ट्रेंथ्स, स्विचिंग इज नॉट डिफिकल्ट. कल को आप मेरे सामने कोई और प्रोडक्ट भी ले आओगे, other than the fact that I will have to go deep and understand the product and the competition and then choose a segment that I want to be in, more or less these can be applied to anything. Similarly for Elon Musk, he's a visionary. He basically is innovative to the multiplier of X level. So whether it's cars, whether it's satellites, whether it's social media, he experiments extensively and he uses technology to innovate and reach out to maximum people. So I think that's the strength that he has, and he's using it at all verticals. Another question, sir. You don't really come from a technical background as such. I mean, from your education, neither from your initial businesses, all were like traditional businesses in that sense. And then you are currently very heavy on tech investing. So what was the learning curve like, and how did that came to be? So, I was always inclined towards technology. I wanted to go to IIT, लेकिन मैं IIT में मेरा हुआ नहीं. मरीन इंजीनियरिंग मिल रही थी, मुझे नहीं करनी थी, मैंने नहीं करी और मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया. सो बेसिक मैथ्स एंड मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. सो मैथ्स आई थिंक इज मोर ऑफ अ लाइफ स्किल, मतलब सब्जेक्ट से ऊपर लेना चाहिए, मतलब मैथ्स आनी चाहिए सबको. हाँ. So maths was my love actually, and is still. So that combined with my entrepreneurial skills and early exposure that I had, I could see that that was being applied in carpets when I was in the US for 6 years. When back in India, I was doing that, and jewelry, etc. But when I saw, okay, we are growing 10 to 15% year on year, which in traditional business is good, which is good, and other people started much later and are growing at 100 times of what I am today, I realized that I am in the wrong business. Technology is the future. It's not just emails or internet. 1.0, 2.0, 3.0. So I realized that I need to get into that. So we started the angel investment part. What easier, and when I started to look at startups, the earlier startups were more my teachers. They could tell me about technology. I mean, today I know about every technology because these kids, these people who are pitching you, teach you a lot, and you feel that you're gaining knowledge every single day. Now, basic technology समझने के बाद application is easy, and that application is what I strive on. And if they have the right application, or if I can guide them कि इसको ऐसे apply कर सकते हैं क्या, तो मेरे को लगता है कि वो growth अच्छी हो जाती है. तो I think the basic mathematics and science and entrepreneurial skills and quick adaptation of what is needed today made me go into technology. And I think it is far more exciting, not only from paisa kamana ke point of view, but I think it is far more enriching, far more exciting and not monotonous at all, because you meet people every single day from different sectors, different domains, different backgrounds, coming up with different ideas. So I think एक ही प्रोडक्ट को करते करते आप कितना यू गेट बोर्ड ऑल्सो, सो योर क्रिएटिविटी डाइज, एंड दैट इज वाई इट इज गुड कि 4-5 साल में चर्न होना चाहिए. बट बिकॉज आई गेट एनर्जी फ्रॉम ऑल द 3-4 वर्टिकल्स दैट आई एम इन, I put that energy back into the other sectors. So like in carpets now, I'm in getting technology involved and improvising. So how do you make a monotonous business go better? Only technology can do it. And I think that is what I have gained more than money and knowledge. I think I've gained the ability to use technology to the best. Another question is like talking of traditional businesses and startups. अभी of course startup is a buzzword ना, 10 साल से तो वो चल ही रहा है, but businesses उससे पहले भी बने हैं. So how exactly do you differentiate the two? मतलब I have seen kids quite literally मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो they calling it startup, and I feel to understand मतलब, so you know it, so please explain कि basic difference क्या है? मैं बच्चों को यही समझता हूँ कि startups are a buzzword and they should be. I think मेरे को खुशी इस बात की है कि जो 20 साल पहले मैंने टाई के साथ अपनी जर्नी 20 से ज़्यादा साल के पहले की थी, तो प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज द की. अब चाहे वो स्टार्टअप के बज़वर्ड के कारण, चाहे वो एंजल इन्वेस्टमेंट के कारण, चाहे वो इंक्यूबेशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम और गवर्नमेंट ग्रांट्स के कारण, लोगों को नौकरी के पीछे भागते हुए कम देख रहा हूँ और अपना बिजनेस शुरू करते हुए ज़्यादा देख रहा हूँ. दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव ऑल अचीव्ड, and that's a combined effort of so many stakeholders, and I think that is why India's GDP or India's economy is growing as the way it is, because everyone is running to make more money and create more jobs and not depending on what it used to be 25 years ago. Number one. Number two, एक कहावत है ना कि आप
shoot for the moon and stars. I think this energy is very good. So even if someone starts a restaurant or a cuisine or a food, not only is I mean he could possibly be a startup if you can scale it up, but वो एक बिजनेस जनरेट करता है और एक रेस्टोरेंट से कम 10 तो बना ही देगा, चाहे वो पूरे शहरों में ना बने, चाहे वो 4 शहर में बने, लेकिन ही और शी विल बी एबल टू डू इट. सो वो स्केलेबिलिटी की संभावना और कैपिटल की रिक्वायरमेंट और फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट के बावजूद भी वो एक अच्छा डिसेंट व्यापार बनाता है. और ग्रोथ अगर 100x भी नहीं है तो 2-3x तो हो ही जाती है, जो कि पहले ज़माने में नहीं होती थी. पहले ज़माने में हम एक दुकान लेके एक दुकान पे करके, अब हम सोच रहे हैं इवन द जो नया जनरेशन आ रहा है ट्रेडिशनल बिजनेसेस का, चाहे वो साड़ी की दुकान हो, चाहे वो ज्वेलरी दुकान हो, दे आर थिंकिंग ऑनलाइन, दे आर थिंकिंग ऑफलाइन, दे आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग स्टोर इन स्टोर्स, दे आर ओपनिंग स्मॉल सो हर चीज़ में सोच बदल गई है. एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रही बात डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, तो देखिए जब तक वो स्केलेबल नहीं है, जब तक एक 1x मल्टी नहीं, मतलब एफर्ट से रिजल्ट जो है वो अगर 4-5 गुना नहीं आ रहे हैं तो वो मैं उसको नहीं मानता हूँ, ट्रेडिशनली मानता हूँ उस बिजनेस को. सो आई थिंक लोगों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है. फिर भी सोशल मीडिया पे कई लोग मेरे पास आते रहते हैं और मेरे को नहीं, इवन बिल्डिंग अ बिजनेस इज अ गुड थिंग. हाँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा ये स्केलेबल नहीं है, इन्वेस्टेबल नहीं है, बट इफ़ यू डू इट, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है. अब वो पैसे बिल्कुल भी ना होना और एक रेस्टोरेंट शुरू करना संभावना थोड़ी क्षीण हो जाती है, तो वो दिक्कत है. बट उस केस में हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि उनको सोचने पे मजबूर करें कि कोई और चीज़ भी करी जा सकती है. You spoke about TIE, you know, and you've been global chair. So how did that happen and how did it change your life? I'm sure it did. और TIE is the reason why I am an angel investor or I am in technology. See, क्या था कि मैं सन 2008 और 9 में TIE राजस्थान का प्रेसिडेंट था. और ठीक है 40-50 चार्टर मेंबर्स थे और चल रहा था, 2-3 महीने में डिनर नेटवर्किंग हो जाती थी. सडनली TIE ग्लोबल से के जो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए कि हमको इस बार जो हमारी ग्लोबल रिट्रीट होती है जिसमें सब तरह के इन्वेस्टर्स हैं वो की बार इंडिया में करनी है. और गोवा में हम कर चुके हैं, तो मैसूर जहाँ इन्फोसिस कैंपस हमको होस्ट करने को तैयार है, और एक जयपुर लोगों को लगता है हमको सोचना चाहिए. तो बिकॉज ऑफ माई इवेंट्स बिजनेस, बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद द होटल्स एंड द फैक्ट दैट बाई चांस मैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट था, हमने 2009 में ग्लोबल रिट्रीट जयपुर में करी. एंड इट वॉज अ वेरी वेल अटेंडेड रिट्रीट, वेरी प्रॉफिटेबल. और क्योंकि मैं रिट्रीट को लीड कर रहा था तो मैं उसको पिच करने के लिए सिलिकॉन वैली भी गया, ट्रैवल किया TIE के लिए. और फिर जब जयपुर में हुई और 200-250 जब दुनिया भर के सिलिकॉन वैली से, बॉस्टन से, दिल्ली से, बैंगलोर से लोग आए, तो मुझे उनकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड क्वाइट ऑनेस्टली आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय देम एंड टेकन अबैक कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक पलदारी करके साल का करोड़ रुपया कमाता हूँ, और ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है और ये BSE में आने वाले हैं. तो मेरे को लगा, एंड दैट दो 6 months मेड मी थिंक. फिर उसके बाद चूंकि मैंने वो TIE रिट्रीट इतनी अच्छी करी तो मुझे एवरीवन इन TIE मुझे जानने लग गया ग्लोबली. तो मैं ग्लोबल बोर्ड पे आ गया, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं. तो मेरे को क्योंकि आई बिकेम पॉपुलर, तो मैं ग्लोबल बोर्ड पे आया. और बोर्ड पे आने के बाद देन आई हैड टू ट्रैवल फॉर TIE. लोगों से और घनिष्ठता और मित्रता बढ़ी, उनके साथ मिलना हुआ. तो फिर मैंने उसके 2-1 साल बाद 2012 में हम लोगों ने कुछ 3 जनों ने मिलकर राजस्थान एंजल, कि हमको राजस्थान को आगे लेके जाना है तो हम राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे, राजस्थान एंजल. तो वो उस तरह से TIE के कारण रेन का जन्म हुआ. TIE के कारण मुझे टेक्नोलॉजी में आने का मौका मिला. TIE के कारण मेरे को आज जो फॉलो ऑन राउंड्स हैं या जो नेटवर्किंग है वो आज मेरे पास है. एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू गिव बैक फॉर TIE. TIE के नाम से मुझसे कोई भी समय मांगता है, मैं कभी मना नहीं करता. I mean, on all of your investments, which TIE के थ्रू आया, जैसे भी आपने एंजल इन्वेस्टमेंट किए, few of your favorite investments, मतलब जो आपको you feel proud of. Of course, you feel proud of all your movies. I think all of them are great. I mean, ऐसा है, मैंने करीब 40 के करीब इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं. और मैं कभी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे नहीं करता हूँ कि 5-5 लाख या 10-10 लाख 50 जगह डाल दिए और जो हो जाएगा. मैं जिसमें क्रेडिबल रोल प्ले कर सकता हूँ, जो मेरे को सेक्टर समझ में आता है और जो मैं सोचता हूँ कि इसमें 10 गुना होने की संभावना, उसमें ही करता हूँ. सबके बावजूद 8-9 कंपनीज बंद हो चुकी हैं. 15-20. That is like integral to angel investing. हाँ, वो ठीक है. किसी न किसी मेरे को उनके प्रति, टीम के प्रति पूरी
जब मैंने इन्वेस्ट किया तो थी संभावना, लेकिन किसी न किसी कारण से वो नहीं चल पाई। कई बार फॉलो ऑन राउंड नहीं मिलता है, कई बार टीम हताश हो जाती है, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसकी यूटिलिटी नहीं रहती है। तो जो भी कारण रहा बाहर, बाकी 15-20 मेरी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही हैं और अभी भी प्रॉफिटेबल हैं या नेक्स्ट राउंड हो गया और चल रही हैं, मुझे एग्जिट नहीं मिला है। 3 में मुझको एग्जिट मिल चुका है, तीनों में एवरेज 4x एग्जिट मिला है, तो मैं कमा के वापस लगा भी चुका हूँ। और कुछ 8-10 ऐसी हैं जो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही हैं, साल भर में दुगना हो रहा है वैल्यूएशन, 2 साल में 4 गुना हो रहा है, तो उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी विद देम। एंड कुछ मीडिया में हैं 2 कंपनी, कुछ 1-2 कंपनी फिनटेक में है, 1-2 एजुकेशन में हैं और स्किलिंग में हैं। ऐसे करके कुछ 2-1 D2C ब्रांड हैं जिनके लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अभी मैं मेडिकल डिवाइसेस में लगाने वाला हूँ। सो आई थिंक देयर सर्टन places that I have been lucky, certain places the team has really worked well and we have been lucky to raise follow on round. So मतलब किसी का नाम लिए बिना, क्योंकि लगेगा कि आपके दो बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं और किसका नाम लो और किसका नहीं लो तो वो बुरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांट दिया है और 8-10 जो कंपनियां हैं वो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देम। टॉकिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टिंग और इन योर एक्सपीरियंस, अभी अगर कोई बेसिक एंजल इन्वेस्टिंग करना चाहे, मतलब पीपल इन लाइक वो डन फेयरली वेल इन देयर करियर, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बट हैव सम डिस्पोजेबल, एंड देयर आर एक्चुअली फ्रेंड्स ऑफ माइन इन IT एंड ऑल थिंकिंग ऑफ लुकिंग एट एंजल इन्वेस्टिंग एज एन एसेट क्लास कि थोड़ा बहुत करके देखते हैं, तो व्हाट आर योर सजेशंस, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो कैसे करें? दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक एंजल इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट क्लास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास। डिस्पाइट स्टॉक मार्केट ने जो भी रिटर्न दिया है इसलिए 1 साल 1.5 साल में, डिस्पाइट जो गोल्ड के रिटर्न्स हैं ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, डिस्पाइट म्यूचुअल फंड्स जो कंसिस्टेंटली 15-16% दे रहे हैं, आने वाले 4 से 5 साल में स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न, बेस्ट रिटर्न मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स में आएंगे। हैविंग सेड दैट, ये हाउ डज वन गेट इट राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हैविंग सेड दैट ये इतना आसान नहीं है। मैं और मेरे जैसे कई लोग बहुत लकी हैं जो 8-10 साल से इस डोमेन में और इस डोमेन को समझते हैं। अच्छी पाइपलाइन है स्टार्टअप्स की, बिकॉज स्टार्टअप्स ये लिस्टेड नहीं होते। यू हैव टू लुक फॉर देम, यू हैव टू गो डीप इन देम, यू हैव टू लुक एट देम। सो आई एम लकी दैट वे दैट आई एम एट द राइट प्लेस एंड आई एम डूइंग दैट। लेकिन जिन लोगों के पास तजुर्बा नहीं है या उन्होंने पहले नहीं किया, उनको तजुर्बेकार लोगों के साथ करना चाहिए। उसके 3 तरीके हैं। एक तो किसी भी संस्था का, टाई का या जो भी एंजल नेटवर्क्स हैं देश भर में, उनमें किसी का मेंबर बनना। टाई भी इन्वेस्ट कर रही है ना? टाई का एंजल है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, तो टाई का एंजल प्रोग्राम है। पहले नहीं करते थे वो? पहले नहीं करते। ये 2 साल से होना शुरू हुआ है एंड आई ओनली स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ टाई ग्लोबल। तो टाई में मेंबर बनेंगे अगर आप चार्टर मेंबर, तो आप हमारे साथ को इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे साथ नहीं, 400-500 कलेक्टिव डिसीजन होता है, मेरा कोई डिसीजन नहीं है। जो एसेंशियली पाइपलाइन भी जो आएगी, जो इंक्वायरीज आएंगी, मेरे नाम से आई रही है, कुछ मेरे नाम से आती है। आई गेट 4 to 5 डील्स अ डे, तो वो कुछ हाँ जी, तो वो डील्स आएंगी ही आएंगी, बिकॉज मैं उसको, अगर वो टाई के लिए तैयार होगी तो टाई के प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसे करके कई और एंजल नेटवर्क्स हैं, उनका मेंबर बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कई AIF फंड्स हैं, तो उसमें आप LP बन सकते हैं। उसमें कुछ एंजल फंड है, उनमें 25 लाख मिनिमम है 3 से 4 साल में लगाने। कुछ जो VC फंड्स हैं उनमें 1 करोड़ रुपए का मिनिमम टिकट साइज़ है। अब 1 करोड़ है, चाहे 25 लाख है, 25 लाख में आप LLP बना के 4 जने 5-5 लाख भी लगा सकते हो, और 1 करोड़ में भी ऐसे हो सकता है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक जने को लगाना है, वो आपको एक एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो मिनिमम 25 लाख या 1 करोड़ लगाएगी। दैट इज ऑप्शन 2। तीसरा है कि आप पिगी बैक राइड ऑन अदर पीपल। तो मान लीजिए आप बोलिए कि मैं तो महावीर, जब भी आप 100 रुपये लगाएं तो मेरे से 10 रुपये ले लेना, और मेरे जैसे 10 आदमी और हैं मान लीजिए, उनके साथ कर सकते हैं। तो ये 3 एवेन्यूज़ हैं। खुद धीरे धीरे आप 6-8 महीने में सीख जाएंगे, फिर खुद भी छोटा मोटा इन्वेस्ट अपने शहर में कर सकते हैं। एंड इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि वी नीड मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। यही एक डोमेन है जिसमें अगर मैं किसी कंपनी में 1 करोड़ लगा रहा हूँ अगर, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि कोई और नहीं आए। वैसे मैं क्या 50 लाख लगाता हूँ, 50 लाख आप लगा दो, बिकॉज क्या मैं फिर 50 लाख कहीं और लगाऊंगा, मेरे को तो अपने ऑड्स को इवन आउट करना है। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पैसा लिमिटेड है, उसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए। मिनिमम 20 कंपनी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, चाहे आप इंडिविजुअली करें, चाहे नेटवर्क के थ्रू करें, चाहे LP के थ्रू करें। और जितना आप उसको वर्सेटाइल और अच्छा बनाएंगे,
उतने आपके odds of success are higher. जो 20 का आपने फिगर बोला, essentially to balance it out कि some will fail, some will not, so So मेरा ये मानना है कि हर 10 कंपनी में से एक कंपनी बाकी 9 कंपनी का पैसा दे के जाती है, तो कम से कम 2 तो चाहिए एज अ बैकअप प्लान, और 20 में सारे सेक्टर मोटा मोटी कवर हो जाते हैं. Diversification. Sir, another question is like at this stage in your life now, after having accomplished all that you accomplished, like what motivates you and what keeps you going? And I am asking this question to most of the elderly gentlemen, as in like people with gray hair and dapper looks, because अभी मैं अपने late 30s में हूँ, I'll be getting into my 40s, so how does life look at look in 50s? So just want to like, know that. I think I am not ashamed of being over 50. I still live my life to the fullest. I still make sure that you have to live a healthy life. So I follow a regime. I make sure that no matter when one dies, one should die healthy. That is number one, and that's one thing that drives me. And I strongly feel that your roots at the age of 20, 30, what you sow is what you will be at the age of 50. You don't think कि मैं 50 का होऊंगा तब कर लूँगा. Habits don't change. So you really have to inculcate this at the very beginning. So that's one thing that drives me, is that a pledge that I took as a child, that no matter when I die, at what age I die, I will die healthy, and I will not be bedridden for long. And that's one thing. Secondly, I think the world of technology ही नहीं, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से. If you have काफी ज़्यादा तेजी से बदल रही है. अगर आपके पास नॉलेज एक्वायर करने की भूख हमेशा रखनी चाहिए. अगर आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, या मुझे अब सीख के क्या करना है, वो दिन भी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. सो द क्वेस्ट टू लर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट मतलब किसी और चीज़ की भूख प्यास हो नहीं हो, लेकिन सीखने की ललक, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो बुज़ुर्ग से हो, चाहे वो किताब से हो, चाहे वो इंटरनेट से हो, चाहे वो ज़िंदगी के तजुर्बे से हो, सीखना हमेशा जारी रखना चाहिए. That's the second thing that keeps me driving, because I like to learn all the time from various people at various times, and I read a lot. Third, and this thing is that you were given this earth or this world or your net assets or your hereditary at a X level. If you don't leave it at 10x, 20x, in terms of sharing your knowledge, in terms of sharing your wealth, in terms of sharing your experience, in terms of society at large, you will die an isolated death, and you will feel that you have not done enough. So the more you give, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे ज्ञान हो, the more you teach, the more you learn, the more money you invest, the more money you make, the more hard work that you do, the stronger your body and your mind becomes. So I think जितना आप दोगे उतना ही पाओगे. So never stop doing things for others, never stop giving or helping others. Of course, if it is creating a monetary loss to you, or it's at the cost of your family, at the cost of someone else's life, you're absolutely free not to do it. And everyone has, you can limit it. ये नहीं कि 24 घंटे करना है, 1 घंटा करूँगा, हफ्ते में 1 घंटा करूँगा, साल में 2 घंटे करूँगा, whatever that is. Always give back to the world, environment. We always, I always feel that हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हर चीज़ को. कोई भी हमको चीज़ मिल जाती है, वी मिसयूज इट. यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. चाहे वो कार है, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो व्हाटएवर लाइफ हैज़ गिवन अस, अगर आप जिम्मेवारी से उसको यूज़ करेंगे, तो you will leave the world a better place. Yeah, and exactly. That is what I was about to say. It's like to leave the better place, and this world is a better place than what we inherited. कोई पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, कोई आपका तजुर्बा और आपका ज्ञान आपके साथ वो भी नहीं जाएगा. जो सब यहीं देके जाना है. And if you start to plan it well, you will always do better. And I'm not encouraging कि आपको दान देना है या नहीं देना है. Whatever works. I mean, for me, creating jobs is far more important than, or making people able is far more important than giving them. It's not about monetary दान, it's just about your विद्या का दान, your ज्ञान, your experience. And मेरा सबसे बोलते हैं कि हमको आपको मुझे क्या देना है, other than equity. I said, if you can do the same to others, that is how one एक दिए से दूसरा दिया, and that is what cycle is very important. Also, sir, you were there on Horse's Table. It is essentially a cousin of Shark Tank. So, how was the experience like, and how real are these reality shows?
It's an older cousin of Shark Tank. First season came out much before Shark Tank even thought of coming to India. So I think kudos to the founder who thought of doing this in India, and I was the first investor on the company. So you're also an investor in that? I was investor in the company, and I was investor on the show, and I became an investor in the company after I was an investor on the show because I liked the passion and energy that kid had. The reality shows have three important use cases. Okay. Number one, to educate people, चाहे स्टार्टअप हो चाहे वो इन्वेस्टर हो. आई थिंक हॉर्सेस टेबल में जो भी सवाल जवाब होते हैं, जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एब्सोल्युटली अनएडिटेड, प्रोवोक्ड, और जो दिल में आता है सब बोलते हैं. तो दैट पर्पस इज बीइंग अचीव्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. शार्क टैंक में भी है, कभी कभी वैल्यूएशन बहुत लो दे देते हैं या कभी कभी उसको ड्रामा हो जाता है, बट उसके अलावा इट हैज अचीव्ड दैट पर्पस ऑल्सो, हॉर्सेस टेबल एंड आई मीन शार्क टैंक ऑल्सो. नंबर टू पर्पस इज टू गिव प्लेटफॉर्म to startups, which I think Horses Table, because of not as high an outreach, has not achieved. I think Shark Tank has, because of Sony and their marketing. And then Shark Tank had a global pedigree, so obviously brand much bigger than what Horses Table had. So I think so they have achieved that. I mean, many startups don't go for investments; just go for publicity. That I think we have not been able to. हाँ, so helps. तो हमारा बहुत कम उसमें इम्पैक्ट रहा है, हमारे से कई गुना ज़्यादा शार्क टैंक का रहा है. थर्डली मकसद होता है उसका कि अगर कोई जेन्युइन इन्वेस्टर है जो कि बड़े इन्वेस्टर्स को या हमारी बैंडविड्थ के कारण या किसी कारण से हमारे पास नहीं पहुंच पाता, चाहे वो किसी भी शो के इन्वेस्टर्स हों, तो एक क्यूरेशन के थ्रू उसको पहुंचने की संभावना हो जाती है. आज कौन बनेगा करोड़पति है या जो भी और रियलिटी शोज हुए, चाहे सिंगिंग के हों, चाहे डांस के हों, चाहे सोशल इम्पैक्ट के जो आमिर ने किया था, हाँ, वो सब चीज़ें एक आम आदमी को मंच पे पहुंचाने का जरिया है और वो बड़े लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंच जाती है, वो चीज़, और फिर इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है. मेरा ये मानना है, चाहे वो शार्क टैंक हो चाहे वो हॉर्सेस टेबल हो, जो इन्वेस्टमेंट शो पे कमिट होते हैं उनमें से आधे होते हैं. आधे होने का कारण ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पे वो जो बोल रहे हैं हम सही मान रहे हैं, वहाँ पे जो हम बोल रहे हैं हम कंडीशनल एक इन्वेस्टमेंट, ड्यू डिलिजेंस बाकी है, उनकी सोच बाकी है, हम उस डोमेन का हमारे पास कोई डेक पहले नहीं आता है कि हम पढ़ के जाएंगे इसमें करना है, स्टेम करना है, ऑन द स्पॉट करना है. आप देखिए 20 मिनट का एक होता है पिच, वो हम करीब 2-3 घंटे शूट करते हैं, वो सवाल जवाब उसको एडिट करके 20 मिनट में करते हैं. तो आप ये देखिए कि उसमें लाजमी बात है. स्टार्टअप्स भी कई बार बैकआउट कर जाते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा, मैंने हाँ कर दिया था आपको आप इन शर्तों पे, लेकिन पॉइंट इज कि वो आधे ही हो पाते हैं, एंड विच इज ओके. So in the startup thing, of course, dynamics change, industry changes, company changes. So pivoting is a very crucial thing to success. बहुत सारी startups हैं जो start कुछ और हुई थी और आज कुछ और कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं. Pivot नहीं करती तो probably they would have just, But then this is a dilemma because essentially वो hanging on और moving on का conflict है वो. Because अब life में भी half the time you will be like कि keep pushing. If you like quit a little too early, you are a quitter. If you somehow can't read the writing on the wall and just keep pushing, तो फिर वो it's like dragging a dead horse वाली पोजीशन हो जाती है. तो exactly how does one know कि अब हो गया है टाइम? मतलब See, I'll tell you, जिंदगी एक टाइट रोप वॉक है, ना कुछ सफ़ेद है ना कुछ काला है, सब ग्रे है. काले और सफ़ेद की बैलेंस को ज़िंदगी कहते हैं. कोई भी दूध का धुला नहीं है और कोई भी एकदम बुरा नहीं है, सब बीच में घूम रहे हैं हम लोग. ऐसे समय में एक सारथी, एक मेंटर, अच्छे मेंटर की ज़रूरत पड़ती है. आज चाहे युद्ध के मैदान में अर्जुन के पास भगवान कृष्ण ने उनको मेंटरिंग की और ज्ञान दिया, और जो भी है आज हम उसको डिबेट करें, सही माने गलत माने, लेकिन उस समय के लिए वो एकदम सही जवाब था. उसी तरह से एक स्टार्टअप को भी, एक व्यक्ति को भी एक मेंटर चाहिए होता है. अच्छा, ऑनेस्ट, तजुर्बेकार मेंटर. मेंटर नाम से मेंटर नहीं हो जाता. आदमी का सही तजुर्बा, सही सोच और सही इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है. आप ये देखिए कि पिवट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने पैशन से प्यार करना.
लेकिन कितना पिवट करना है और कब क्या पिवट करना है वो समझाने वाले लोग बहुत कम है। मैं एक उदाहरण देता तो जो लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना वो हाइंडसाइट में कर रहे हैं, बेसिस द सक्सेस और फेलियर, बट आपको लुकिंग फॉरवर्ड करना होता है। मैं कभी भी अपने अतीत गलत, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ रिग्रेट? क्योंकि उस समय पे मैंने सोच समझ के वो डिसीजन लिया, और वो चाहे गलत था, आई विल स्टैंड बाय इट एंड आई विल नॉट रिग्रेट इट बिकॉज दैट इज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मैं शायद उस टाइम सही होता तो मैं 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, 100 रुपये कम होते हैं। जो आदमी पिवट को जो हम समझते हैं ना, और पिवट का मतलब ये होता है कि आपने आज शुरू किया मोबाइल बेचना, कल आपने साबुन बेचना शुरू कर दिया, उसको पिवट नहीं कहते। उसको व्यापार बदलना या उसको टोटल चेंज कहते हैं। बिकॉज जो मोबाइल बेचने में स्किल्स हैं वो साबुन बेचने के स्किल्स सेम नहीं है। बट अगर आपके पास बेचना आपका कोर है और आपको सबसे पहला प्रोडक्ट आपने साबुन पकड़ा, अब बोला मैं साबुन का ब्रांड बना के और फिर मैं फोन भी बेचूंगा और परफ्यूम भी बेचूंगा और जूते भी बेचूंगा, जो शायद जैसे अमेजॉन बुक्स थी, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट बुक्स। अब आप जब इवन नाइका, आप एक जगह पे आप ऑफलाइन दुकान नहीं खोलते हो, आपने पहले ब्रांड बनाया ऑनलाइन, अब आप उसमें पिवट करो, उसमें पेमेंट। आज जोमेटो ने मेन्यू दिया पहले, फिर डिलीवरी, फिर उसको अब इन हाउस खिला रहा है, अब वो ग्रोसरी भी डिलीवर कर रहा है, खाना डिलीवर कर रहा है, तो ऑप्टिमाइज कर रहा है। कोर क्या है? घर बैठे मुझे काम मिले, मुझे खाना मिले, मुझे सामान मिले। सो इफ योर कोर डज नॉट पिवट एंड यू पिवट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वंस यू आर एक जगह पे आपकी टांग मजबूत है, उसके बाद पिवटिंग अराउंड इन प्रोडक्ट्स इज ओके। कभी भी अपने कोर को पिवट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आज मेरा जिंदगी के प्रिंसिपल मान लीजिए 3 या 4 हैं जो मैंने बताए, वो ही मैं बदल दूंगा तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। सो मेरा जो कोर है वो नहीं बदलना चाहिए, उसके चारों तरफ मैं कुछ भी घुमा सकता हूँ। आज अगर मैं ब्रांड हूँ एज एन इन्वेस्टर, तो मुझे वो ब्रांड की वैल्यू सबसे ज़्यादा मुझे होनी चाहिए, बिकॉज वो जितना बनने में समय लगता है उसको टूटने में उतना ही कम समय लगता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर को मत पिवट करिए। कोर आपका स्ट्रेंथ है या प्रोडक्ट है या जो भी है आपके पास, आप एक बार खड़े होने के बाद पिवट करें। सो स्ट्रॉन्ग रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टबर्न होना बेवकूफ़ी है, जिद करना बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए वो चीज़ का फ़र्क आप, क्योंकि मैदान जंग में होते हैं, तो आप वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो दूर से देख रहा है वो दूर से देखने वाले को मेंटर कहा जाता है। अब वो मेंटर अगर दूर से देख रहा है, तजुर्बेकार है, वेल मीनिंग है, वेल इंटेंशनड है, तो आपको सही एडवाइस देगा, तो वो मान लेनी चाहिए। Wisdom lies in knowing the difference between stubbornness and तो वही है, वो कई बार आप खुद को नहीं दिखता, मुझे भी शायद ना दिखता होगा, इसलिए 2 लोगों से एडवाइस लेके मंथन और मनन करके आपको इवॉल्व करना चाहिए। सो मेरा यही मानना है कि पिवटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बट इफ इट इज द कॉस्ट ऑफ जस्ट योर टाइम, इट्स ओके, यू कैन ट्राई इट। बट हमेशा एक हमको टाइमलाइन चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा एज एन इन्वेस्टर, सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, वरना 2 साल बाद नहीं करूंगा। तो अपने आप को माइलस्टोन में बांधना चाहिए, फेलियर और सक्सेस। अगर इफ यू आर सक्सेसफुल तो करते रहिए, आप सही राह पे। also sir, to like we are at the towards the end of our discussion, so what is your message to founders know, because founders ने start कर दिया है, so they kind of know the basics. Your message to wannabe founders who are like looking to start something, to have a startup. I think the future of startups, future of technology in everything that we do today is very very bright. अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, तो पहले आप और आपकी टीम सबका कंबाइंड बेस्ट एबिलिटी क्या है, क्या चीज़ आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, क्या पेन पॉइंट आपकी ज़िंदगी में या आपके आसपास में हैं जो आप सॉल्व कर, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट हैंड तजुर्बा नहीं है, आप समस्या को समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं वो अल्टीमेटली कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूसरे लोग आके कर लेंगे। तो इसलिए अंडरस्टैंड योर एबिलिटीज, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, कंबाइंड स्ट्रेंथ, खाली आपकी नहीं और टीम की, और उसके बाद प्रोडक्ट चूज करिए, उसके बाद काम शुरू करिए, और टेक्नोलॉजी का उपयोग, और काफ़ी हद तक उपयोग बहुत ज़रूरी है, वरना व्यापार है, उसमें भी गलत नहीं है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग हो रहा है या हो सकता है या होने वाला है, आप सही दिशा में हैं और वो करिए। ना पैसे की कमी है, सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स, ग्रांट्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, सब आपको सहयोग, ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, एवरीवेयर देयर इज, सही आइडिया होना चाहिए।
5 लाख या 10 लाख लेके उसको अगर आप उसमें तजुर्बा भी लेके निकलते हैं तो मुझे उसमें खुशी होगी, बिकॉज हर बार पहला स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता, बट इट्स ओके अगर आप 10 लाख का सही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए, आप फंड रेजिंग के पीछे मत भागिए, आप प्रोडक्ट और सर्विस के पीछे भागिए, फंडिंग फॉलो करेगी। समहाउ फंड रेजिंग जो बड़ा ग्लैमराइज्ड हो गया है, मतलब सो people are judged by the valuation that they are at. I think people should judge by the revenues and jobs and the impact that you have created. And I think वो गलत है, but क्या करें, हम बाजार में बाजार के उससे घूमते हैं, तो इसलिए वो कोई इलाज नहीं है उसका। All right, sir. Thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you. Such a good interactive. I hope it was worth your while. No, it was very good. I hope that the audience can gain out of it. Of course, that is the goal, to bring forth value and bring forth valuable conversations to the audience. Thank you very much, sir. Thank you. Hi. Thanks for watching. एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना, तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए। हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।